नमस्कार। मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, यानी श्वसन तंत्र के बारे में। हमें छोटी क्लास में समझाया जाता है कि हम नाक से सांस लेते हैं और हम मुंह से सांस लेते हैं, लेकिन बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तो हम सीख पाते हैं कि ये नाक और मुंह ये केवल सांस लेने के रास्ते हैं, ना कि अंग। ये सांस लेने के तंत्र नहीं हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि तंत्र कहते किसे हैं। पहले तो ये समझिए, तो ध्यान देना, किन्हीं दो या दो से अधिक अंगों द्वारा विशेष कार्य हेतु जो आपका सिस्टम बनता है उसे हम तंत्र कहते हैं। जैसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो श्वसन में उपयोगी सभी अंगों को हम सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहेंगे। तो ये श्वसन तंत्र होता है, यह आपका श्वसन जो है यह एक ऑक्सीकरण क्रिया है। श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के श्वसन संभव नहीं होता है। इस बात को हम अच्छे से जानते हैं कि सभी जीवधारी श्वसन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और सभी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हालांकि बात की जाए तो पेड़ पौधों को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो ध्यान देंगे, इसी वीडियो में आगे चलेंगे हम श्वसन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो ध्यान देंगे, श्वसन हमें ऊर्जा और ऊष्मा दोनों प्रदान कराता है। वो कैसे? किसी भी व्यक्ति की आपने देखा होगा कि डेथ हो जाए, उसके बाद उसकी बॉडी ठंडी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि पहले जब वह सांस लेता था तब वह उसकी बॉडी का कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहता था। अब वह सांस नहीं लेता है, इसलिए उसकी बॉडी का अब कोई टेम्परेचर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि श्वसन एक हमें ऊष्मा भी देता है और ऊर्जा भी देता है। अब ऊर्जा कैसे देता है? जैसे हम सांस ले रहे होते हैं, प्रॉपर तरीके से सांस में ऑक्सीजन इत्यादि गैस लेते रहते हैं, तो हमें किसी भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। परंतु जब जैसे ही हम सांस लेने की बात करें, जब वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम पहुँचता है, तो हम काम करने में असमर्थता दर्शाते हैं। आप जान सकते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है, हम एक बार, यदि हम एक बार की बात करें सांस लेते हैं तो 500 ml श्वास को अंदर लेते हैं। ये वाला नहीं, ये 500 ml। जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो कम से कम वो 500 ml रहता है, जो हम एक बार में वायु को अपने अंदर लेते हैं। और यही हम जानबूझकर या तेजी से लेते हैं, जिसको हम इस तरीके से सांस जो खींचते हैं, वो सांस जब लेते हैं तो उसमें समझ लेना वो हमारा 5 से 6,000 ml तक ले पाते हैं। इससे ये पता चलता है कि जिसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं समझिए पहले। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम को हम हिंदी में कहते हैं ज्वरीय आयतन या ज्वरीय मात्रा। ज्वरीय मात्रा। अब ये क्या है? तो ध्यान रखना, हम जो सांस लेते हैं वो एक बार में जितनी सांस लेते हैं वह ज्वरीय मात्रा कहलाती है, या टाइडल वैल्यू कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। बात क्लियर है ना? अब हम दूसरी बात करें तो टोटल, यानी टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है, मतलब जो लंग्स हैं हमारे वो टोटल कितनी सांस को अपने अंदर स्टोर कर पाते हैं, कितनी वायु को स्टोर कर पाते हैं, एक बार में सांस हम कितनी ले सकते हैं। तो वो है हमारा कुल 6000 ml, यानी लंग्स की जो क्षमता होती है वो 6000 ml तक वायु को स्टोर कर पाता है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारी बात क्लियर हुई ना? ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जब हम पहाड़ी क्षेत्र पर जाते हैं
तो वहाँ क्या होता है कि हम ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होगा पहाड़ों पर्वतों पर, तो वहाँ हम किस प्रकार से सर्वाइव करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कृत्रिम सिलेंडर होते हैं ऑक्सीजन के, उनको ले जाओ। ऑक्सीजन सिलेंडर में हम जब पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ वहाँ हमें नाइट्रोजन का यूज़ भी करना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र और समुद्र में नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन को लिया जाता है, परंतु यही समुद्र तल से नीचे यानी 300 फीट से नीचे यदि हम जाएंगे, 300 फीट से नीचे जब जाएंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं, बल्कि यहाँ हमें हाइड्रोजन या हीलियम की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान रखना है कि ये तो रहा हमारा कि हमें कौन सी गैस कितनी मात्रा में कहाँ कहाँ लेनी पड़ती है और जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा था श्वसन तंत्र, तो हम पहले श्वसन अंग की बात कर लेंगे। श्वसन अंग क्या होते हैं, तो ध्यान रखना सभी जीवधारियों में श्वसन के अलग अलग अंग होते हैं। तो प्रथम हम देखते हैं, सबसे पहला है स्तनधारी। सॉरी, हम इसको मिटाते हैं, दोबारा से लिखेंगे। सबसे प्रथम है आपका स्तनधारी। स्तनधारी पहला है स्तनधारी। स्तनधारी क्या होते हैं, सभी मनुष्य और आपने देखे हों जीव जंतु जो बच्चे पैदा करते हैं वो होते हैं स्तनधारी। जो अंडे पैदा करते हैं, अंडे से बच्चे देते हैं, और आपका अंडक प्राणी कहलाते हैं। तो ध्यान रखना स्तनधारी जो होते हैं फेफड़ों से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं, फेफड़ों द्वारा, फेफड़ों द्वारा। इसी प्रकार से हम दूसरी बात की जाए कीट की, कीट जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये सभी के सभी जो सांस लेते हैं वो अपने किस द्वारा लेते हैं, श्वास नली द्वारा। यानी कीट श्वास नली द्वारा लेते हैं, स्तनधारी फेफड़ों द्वारा लेते हैं। अब बात करते हैं मछली प्रजाति की। तो मछली प्रजाति के सभी जितने भी जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं वो अपना गलफड़ों द्वारा सांस को लेते हैं, गलफड़ों द्वारा लेते हैं। बात क्लियर है ना। नेक्स्ट, गलफड़ों को इंग्लिश में गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गिल्स। तो कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है किसके द्वारा लेते हैं, वो हिंदी में लिख देता है गिल्स द्वारा। श्वास नली को आप जानते हैं क्या कहते हैं, इसको हम ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया कहते हैं। नेक्स्ट आपका चौथा है जिसमें आपका है मेढक। मेढक क्या होता है, ये आपका, ये आपके आते हैं उभयचर प्राणियों में। तो उभयचर प्राणी अर्थात मेढक जो होता है आपका, इसकी तो बात ही अलग है। ये अपना अवस्थाओं के आधार पर अपनी उम्र के हिसाब से ये सांस लेने की क्रिया करता है अलग अलग अंग तंत्रों द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, जब मेढक छोटा होता है जिसे हम टैडपोल कहते हैं, टैडपोल जब होता है मेढक मतलब बच्चा होता है, तब यह सांस लेता है गलफड़ों से, यानी मछली की तरह। और जब यह बड़ा हो जाता है अर्थात अब मेढक बन जाता है और ज़मीन के ऊपर रहता है, मेढक बनकर के भी ज़मीन के ऊपर रहता है, तब यह सांस लेता है फेफड़ों द्वारा। तब सांस लेगा फेफड़ों द्वारा। और यही जब ज़मीन के अंदर अर्थात मिट्टी में होगा, किस में होगा, मिट्टी में मेढक जब होता है तो सांस लेता है त्वचा के द्वारा, यानी स्किन से सांस लेगा, ये लेगा स्किन के द्वारा। तो मेढक के बारे में आप डिटेल से समझ चुके हैं। मेढक जो उभयचर होता है आपका, ये तीनों अवस्थाओं में अलग अलग अंग तंत्रों द्वारा सांस लेने की क्रिया करता है। अब हम बात करेंगे इसी वीडियो में ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग क्या होता है, जिसे हम हिंदी में श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये आपका 9th क्लास में टॉपिक भी है इसका, चलेंगे थोड़ा आप इसको साथ साथ नोट डाउन करते चलिए। ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। ये ब्रीदिंग आपका जो है 2 भागों में कंप्लीट होता है। पहला भाग है सांस लेना, श्वास लेना, और दूसरा श्वास को छोड़ना। सांस लेना को हम निश्वसन कहते हैं, निश्वसन। इसे इंग्लिश में इनहेलेशन कहते हैं, इनहेलेशन। और यह आपका सांस छोड़ना जिसे हम निःश्वसन कहते हैं, इंग्लिश में इसे
एक्सहेलेशन कहेंगे, इंग्लिश में इसे एक्सहेलेशन कह दें। तो इनहेलेशन मतलब सांस ले रहे हो, इनहेलेशन, सांस छोड़ रहे हो, एक्सहेलेशन, ले रहे हो निश्वसन और छोड़ रहे हो निःश्वसन, विसर्ग लगा है, समझ लेना। अब हम बात करेंगे कि जब हम मनुष्य या जीवधारी सांस लेते हैं तो सांस में किन किन गैसों को हम अपने अंदर ले जाते हैं और किन किन गैसों को अंदर से बाहर निकालते हैं। तो ध्यान देंगे, हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है? 78%। बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ये आपका है लगभग 21%, 20.93 ऐसे कुछ होता है, तो इसको हम 21% मान लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे CO2 की, तो ये आपका 0.03% होता है। अर्थात जब हम सांस लेंगे तो उस वक्त हम इन सभी गैसों को अपने नासाद्वार से एंट्री करते हुए और फेफड़ों तक ले जाएंगे। 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%। ये तो हमने सांस ले ली। जैसे आप जानते हैं कि आप इंजन में 2 पाइप लगे होते हैं, एक गर्म पानी का, एक ठंडा पानी का। मतलब ठंडा पानी आपके उसमें इंजन में डाला जाएगा और दूसरे पाइप से गर्म पानी निकल रहा होता है। तो ठंडा पानी जब एंट्री करेगा तो पूरी बॉडी में, इंजन की बॉडी में घूमता है और घूमने के बाद इंजन को ठंडक पहुंचाता है और अपना बाहर निकल जाता है दूसरे पाइप से। तो यही कंडीशन ये है कि ये जो है हमारी बॉडी में जब एंट्री करता है उसके बाद पूरी बॉडी में ये सब घूमते हैं। पूरी बॉडी में ये घूमने के बाद में फिर कुछ जब निकलता है तो कुछ कम ज़्यादा हो जाता है। जिस प्रकार से ठंडा पानी इंजन में एंट्री करता है और गर्म निकलता है तो कुछ कम निकलता है क्योंकि जल जाता है। बस वही कंडीशन यहाँ है, यहाँ ये जलता तो नहीं परंतु इसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो ध्यान दें, 78% नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में कोई उपयोग नहीं है। अधिक नाइट्रोजन होने से हमारी बॉडी में रोगों का भंडार हो जाता है, इसलिए इसका हमें कोई उपयोग नहीं है। तो हमारे जो लंग्स हैं, एल्वोली हैं, जो बॉडी में जाने से इसको रोकती हैं और वापस इसको ट्रांसफ़र कर देंगी, तो वो हमारा नाइट्रोजन पूरा का पूरा 78% वापस एक्सहेलेशन के माध्यम से बाहर आ जाता है। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की तो हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरत है। जब ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं कम निकलेगी जाएगी, उतनी तो नहीं आने वाली क्योंकि इसका यूज़ होगा। एल्वोली जो होती हैं, आपको अभी आगे बताएंगे, जो एल्वोली होती हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड में मिला के, यानी उसको हीमोग्लोबिन ब्लड में खींच ले जाता है और उसके बाद में वापस वही हीमोग्लोबिन एल्वोली के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो उसमें ऑक्सीजन जो देता है वो कुल देता है 17%, मतलब 4% यूज़ में कर लेता है उसको। बॉडी में इसका 4% यूज़ हो जाता है ऑक्सीजन का। अब भाई ऑक्सीजन का यूज़ हो जाएगा लेकिन गैस है तो ये इसका टुकड़ा वुकड़ा या हमारी पाचन क्रिया में तो इसका कोई संबंध है नहीं, कहीं ना कहीं निकलेगा तो ये भी, परंतु हाँ ये ऑक्सीजन के रूप में नहीं निकलेगा। अब निकलेगा किसके रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अब ये CO2 बन कर के एल्वोली के माध्यम से पुनः एक्सहेलेशन क्रिया के द्वारा हमारे मुंह से बाहर निकल जाता है, जिसमें आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है अभी आपका कुल कितना लिए थे? 0.03%, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड 4% होकर निकलता है। 4% से कुछ थोड़ा ज़्यादा ही निकलता है क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है उधर 4% घट गई है। देखो 21 था, ये हमारा 17 रह गया, तो इसका मतलब ये सब का सब क्या बन गया होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो ब्रीदिंग है, श्वासोच्छ्वास है,
ये आपका 2 चरणों में पूरा होता है। एक निश्वसन, इनहेलेशन कहते हैं, निःश्वसन जिसे एक्सहेलेशन कहते हैं। इन क्रिया से ये हमारा ब्रीथिंग कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं श्वसन मार्ग की। श्वसन मार्ग क्या है, यानी हम जो सांस लेते हैं वो किस किस मार्ग को छू करके हमारे बॉडी में कोशिकाओं तक पहुंचती है। यानी जो वायु हम ले रहे हैं, जो गैसेस हम ले रहे हैं, वो किन किन अंगों को छूती हुई हमारे कोशिकाओं तक पहुंचती है, ये वाली बात हम सीखेंगे। तो समझेंगे, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, श्वास मार्ग किसे कहते हैं। श्वास मार्ग किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि वायु जिस मार्ग से आवागमन करती है उसे श्वास मार्ग कहते हैं। मतलब श्वसन मार्ग जो है उसे कहेंगे, जैसे हमारी सबसे पहले जो सांस यानी हवा वायु जो एंट्री करती है वो आपकी नासा द्वार से करती है। फर्स्ट चांस किससे करेगी, नासा द्वार से। प्रथम बार नासा द्वार से एंट्री करेगी। फिर उसके बाद अंदर जब नाक से ऊपर देखेंगे तो यहाँ होता है नासा कपाट। नासा द्वार से नासा कपाट। नासा कपाट आप देखते होंगे जब आपको सांस लेते रहते तो यहाँ पे कुछ म्यूकस जम जाता है, वही नासा कपाट पर जम जाता है, जिससे आप उंगली डाल के और साफ करते रहते हैं। तो यही नासा कपाट है। तो समझ में आया, जो हमारा वायु है प्रथम बार सांस जो एंट्री करती है वो नाक से करेगी, उसके बाद नासा कपाट पर जाती है और नासा कपाट से फिर अंदर की तरफ जाती है, जिसे हम फेरिंक्स कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं। हम बात करेंगे श्वसन मार्ग की। श्वसन मार्ग क्या है, तो ध्यान दें, श्वसन मार्ग श्वास जिस मार्ग से शरीर में आवागमन करती है उस मार्ग को श्वसन मार्ग कहते हैं। मतलब सांस जिन जिन अंगों को छू करके हमारे सेल्स तक पहुंचती है, कोशिकाओं तक पहुंचती है, उन सभी रास्ते को, उस रास्ते को श्वसन मार्ग कहते हैं। तो ध्यान दें, यह श्वसन जो है हमारा किन किन अंगों को छूते हुए, जो सांस जो हम वायु ले रहे हैं, ये किन किन अंगों को छूते हुए हमारे सेल्स यानी कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो ध्यान दें, सबसे प्रथम आपको है लिखा गया है नासा छिद्र। नासा छिद्र या आपके नाक के छेद को कहते हैं, जिसे इंग्लिश में नोस्ट्रिल कहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर आता है नासा कपाट, जो हमने आपको बताया नाक के पिछले भाग में यहाँ होता है, जहाँ पर म्यूकस होता है चिपचिपा सा, जो आप देखते हैं कभी आपके 2-4-6 दिन में नाक में कुछ यहाँ जम जाता है, वो नासा कपाट पर होता है। तो ध्यान रखना। उसके बाद आपका आता है ग्रसनी। ग्रसनी का वैसे तो मतलब होता है ग्रास, मतलब खाना खाने वाली वह नली, परंतु हाँ, यहाँ नाक और खाना वाला अर्थात मुंह दोनों ही एक होती हैं यहाँ तक, ग्रसनी। उसके बाद आपका आता है स्वर तंत्र। यहीं आपका थोड़ा एक चीज़ और बता दें, या आप जो चित्र देख रहे हैं इसमें यहीं पर एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं इपिग्लोटिस। क्या कहते हैं, इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस, यह इपिग्लोटिस क्या करता है, जो हमारा खाना है जो हम खा रहे हैं उसे, और जो सांस ले रहे हैं, उन दोनों को रास्ता प्रदान करता है। कौन, इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस हमारे खाने वाली नली और सांस लेने वाली नली को अलग अलग विभाजित करता है। तो हम बात समझ लेंगे कि जैसे हम मुंह से खाना खा रहे हैं और नाक से सांस ले रहे हैं, मुंह से भी सांस ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको कौन रोकता है, भोजन को भोजन वाली नली में ले जाता है, सांस को सांस वाली नली में ले जाता है। तो यह काम है
एपिग्लोटिस का। एपिग्लोटिस जो है आपका समझ में आया होगा, इसका संबंध ब्रेन से रहता है, इसको ब्रेन कंट्रोल करता है। जैसे जब कभी कभार हमने देखा कि खाना खाते वक्त हमें हिचकी आ जाती है, बहुत तेज़ी से आती है और तेज़ी से आती है, तो यह कारण क्या है? तो इसका यही कारण है कि एपिग्लोटिस जो है, इसका डिसीजन जो होता है वो ब्रेन से रिलेटेड रहता है। ब्रेन कहेगा वो ये करेगा। अब जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाते वक्त आ गया हमारा किसी का इमरजेंसी, कहीं फ़ोन आ गया या हम कहीं दूसरी जगह सोचने लग गए। जब हम कहीं दूसरी जगह सोचने लग जाते हैं तो एपिग्लोटिस क्या कहता है ब्रेन से, भाई मैसेज दो मुझे, अब ये वाला जो खाना है किधर ले जाना है। भाई मुझे तो पता, एपिग्लोटिस को तो पता नहीं है कि खाना आ रहा है कि हवा आ रही है, उसको तो जानकारी नहीं है। ब्रेन बताता है कि हम खाने जा रहे हैं, अब तो तैयार हो जाओ भाई। तो उस समय जब हम खा रहे होते हैं तो अब हम उसको मैसेज नहीं दे पाते, किसको? एपिग्लोटिस को। जब हम मैसेज नहीं दे पाते हैं तो उस कंडीशन में एपिग्लोटिस अपने आप निर्णय लेता है। जब खाना खा रहे होते हैं इसको पता नहीं होता है क्योंकि ब्रेन हमारा कहीं दूसरी जगह है, तो उस समय ये मैसेज मांगता है, भाई बताइए किधर ले जाना है, फूड पाइप या विंड पाइप। तो उस कंडीशन में आप जब कहीं खोए होते हैं तो फिर आप इसको बता नहीं पाते हैं, फिर ये अपना निर्णय लेता है। एपिग्लोटिस अपना निर्णय लेगा तो हो सकता है कि उस निर्णय में वो विंड पाइप को बंद कर दे तो आपको हिचकी नहीं आएगी, और हो सकता है उसने फूड पाइप बंद कर दिया और विंड पाइप में खाना चला गया। अब यही हमारे लिए हो जाएगा थोड़ा नुकसान। जैसे ही विंड पाइप में जाएगा खाना, तो विंड पाइप में खाना पहुंचते ही यहाँ नीचे एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम ये हमारा श्वसन में मुख्य कार्य करता है। डायफ्राम ही वो है जो हमें लंग्स को ऊपर नीचे करता रहता है, जिसकी वजह से सांस आती है और सांस वापस जाती है। ये डायफ्राम जो है किसी भी बाधा को अपने नली में देखना नहीं चाहता। जैसे ही इसने देखा कि खाना आ रहा है, ऊपर से खाना आ रहा है, कहाँ से? इधर से, तो डायफ्राम ने नीचे से देखा, भाई दूसरे रास्ते पे कैसे आ गया भाई तू, चल बाहर चल। तो इसको ये धक्का मारेगा, इन सबसे बोलेगा भाई ये देखो दूसरे रास्ते पर आ गया, इसको बाहर निकालिए। तो डायफ्राम इसको धक्का मारेगा, लंग्स से बोलेगा कि आप इसको बाहर निकालिए। तो डायफ्राम जब धक्का मारेगा वैसे हिचकी आती है, फिर देखेगा कि और कुछ रह गया क्या, फिर आएगी हिचकी। तो इस तरीके से जो हिचकी आती है और उसके बाद में लोग पानी पी लेते हैं उसको। जैसे ही लंग्स से ये बाहर फेंक देता है तो हमारा यहाँ से निकल के एपिग्लोटिस कहता है, वह देख लिया, कहते हैं ना कि खाना खाते वक्त दिमाग से खाना खाया करो। अब बताया नहीं आपने मुझे, मैं तो बहुत देर आपका वेट करता रहा। तो यह कारण है कि खाना खाते वक्त हिचकी इसलिए आती है। हिचकी और भी कारण होते हैं, कभी कभी खाना नहीं खाते हैं तब भी लोगों को हिचकी आती है, बहुत अन्य कारण हैं, लेकिन खाना खाते वक्त जो हिचकी आती हैं उसका रीज़न यही है। उसके बाद ये क्या होता है, हम बात कर रहे थे इसकी, तो एपिग्लोटिस के बारे में आप समझ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इधर ही हम अपने पॉइंट पर आते हैं, ग्रसनी। तो ग्रसनी और स्वर तंत्र जिससे हमारी आवाज़ निकलती है, इसको हम लैरिंक्स कहते हैं। तो लैरिंक्स जो होता है इसकी वजह से हमारी भारी आवाज़, पतली आवाज़, ये सब इसी पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम आते हैं अपने श्वास नली पर। किस पर? श्वास नली। आप इसमें देख पा रहे होंगे ये श्वास नली है। श्वास नली के नीचे ये आपका उपास्थि लगा होता है। उपास्थि का मतलब होता है, अस्थि का मतलब जानते हैं हड्डी। तो ऐसी लचीली हड्डी होती है यहाँ श्वसनी, जो हमारी श्वास नली है, ट्रैकिया, इसी श्वास नली के थोड़ा नीचे उपास्थि लगा होता है। अस्थि मतलब हड्डी, ऐसी हड्डी जो आपके इस नली को, इस पाइप को गोलाई प्रदान करता है। गोलाई मतलब समझ पा रहे होंगे, जैसे आप मान लें तो एक प्लास्टिक का पाइप ले लो, उस प्लास्टिक के पाइप में अंदर हम कुछ नहीं लगाएंगे तो चिपक जाएगा, और वो चिपक जाएगा तो ऐसे सांस लेंगे तो एकदम चिपक जाएगा।
तो जब सांस लेने पर चिपक जाएगा तो फिर हम सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी ना। तो उस कंडीशन में समझ लेना कि जो उपास्थि होता है ये आपका जो छल्लेदार दिख रहा है, ये आपका इस पाइप को गोलाई प्रदान करने के लिए होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, उससे नीचे है आपका श्वसनी। अब श्वसनी क्या होता है? ये श्वास नली। श्वास नली जब दो भागों में विभाजित हो जाती है तो उसे हम श्वसनी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ब्रोंकाई कहते हैं। मतलब जब ट्रैकिया दो भाग में बंट जाएगा तो उसे हम ब्रोंकाई कहेंगे। अब जब श्वसनी आ गया उसके बाद है श्वसनिकाएं, जिसे हम ब्रोंकाइलिस कहते हैं। और यही श्वसनी यानी दोनों ये जब छोटे छोटे भागों में बंट जाती हैं तो इन्हें हम श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं कहते हैं, मतलब ब्रोंकाइलिस कहते हैं। यही ब्रोंकाइलिस के अंत में गुब्बारे नमा संरचना होती है। ब्रोंकाइलिस यानी इन श्वसनिकाओं के अंत में गुब्बारे नमा संरचना होती है, जिस संरचना को हम कूपिका कहते हैं। इन्हें इंग्लिश में एल्वोलाई कहते हैं। इन्हीं कूपिकाओं में आइए इधर देखिए, श्वसनिकाएं यानी ये हमारी श्वसनिकाएं हो गई। उसके बाद हम कूपिकाओं पर पहुंच जाते हैं, मतलब एल्वोलाई पर। अब एल्वोलाई क्या करते हैं? इनमें होता है ब्लड। किसमें? एल्वोलाई में। एल्वोलाई में होता है ब्लड, इसमें ब्लड होता है और ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम ही क्या है? ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन करना। ब्लड में ऑक्सीजन को पहुंचाना हीमोग्लोबिन का काम है। तो बस हीमोग्लोबिन यही उपस्थित होता है ब्लड में, वो इन एल्वोलाई से ऑक्सीजन ले लेता है। ऑक्सीजन आ गया, वेरी गुड, चलिए मेरे साथ। और ऑक्सीजन को लेके ये चला जाता है। अब केवल ऑक्सीजन को नहीं, आप सोच रहे होंगे केवल ऑक्सीजन को उठाए और ले चल दिए, नहीं। ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि जितना कुछ लिए हैं ना, हम जो भी लिए हैं, अभी आपको सिखाया समझाया था कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारा कुछ ले जाता है, क्योंकि उसके पास कोई छानने की व्यवस्था तो नहीं होती, लेकिन हाँ, ऑक्सीजन को वह सही जगह सेट कर देता है। कौन? हीमोग्लोबिन। तो आप समझ पा रहे हैं, जो ब्लड है, रक्त है, वो हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ही एल्वोलाई से ऑक्सीजन को ले जाता है और ले जाने के बाद सेल्स में छोड़ देता है। सेल्स मतलब समझ पा रहे हैं, हमारे अंग तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है, वो सेल्स होती है। तो समझ पा रहे हैं, ये एल्वोलाई से हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में, सेल्स में क्या घुमाता है? ऑक्सीजन को ले जाता है। इस प्रकार से हमारी पूरे संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। तो हमें ये क्रियाकलाप लंग्स का जो है अच्छे से समझ में आया कि नहीं? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपके यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई किस चीज़ को समझने में थोड़ा दिक्कत आ रही हो, समस्या आ रही हो, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।